हाँ जी बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला जे आर के सर और तुम लोग सब मजे में। बहुत आजकल नींद खराब हो रही है, नहीं रात में 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, पढ़ते रहते हो। लेकिन जितनी ज्यादा देर तक पढ़ते हो मजा भी उतना ही आ रहा होगा, नहीं? तो चलो, आज तुम लोगों की डिमांड पे अपना टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसमें वेरिएबल में क्या होगा कि जैसे मैंने क्या डेटा लिखा हुआ है उस पे बाद में आता हूँ। वर्क डन का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। तो फिर यहाँ लिखा था डब्लू। अब इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करें, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर लिया जाए थोड़ा सा, तो वर्क भी थोड़ा सा होगा, है ना? अब देखो इसमें है क्या। जैसा इसमें नाम में लिखा है ना, वेरिएबल फोर्स, टाइम किल नहीं करते। मतलब अब ऐसा फोर्स होगा जो वेरिएबल होगा। हो सकता है कि फोर्स जो हो वो हमारा फंक्शन एक्स का हो सकता है फोर्स का फंक्शन टाइम बेस्ड हो। मतलब फोर्स की जो वैल्यू है ना, वो अगर पोजीशन के साथ बढ़ सकती है, टाइम के साथ बढ़ सकती है। तो बड़े आराम से सोचो। फिजिक्स में एक ध्यान रखना कि जब भी पढ़ो, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो। हर क्वेश्चन को अगर तुम सीधे क्वेश्चन पे जंप करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ोगे, तो क्या होगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे हर न्यूमेरिकल में तुम्हें परेशानी आएगी। लेकिन अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो गया तो हर क्वेश्चन में एंजॉय करोगे। इसलिए मैं पहले देखो ये सीरियल से चल रहा हूँ, फिर एचएलपी पे जाऊंगा। तो अभी इसमें क्या है, जैसे मैंने इस फोर्स को देखा, समझो ये क्या कह रहा है कि अगर तुम एक्स यानी ऐसे चलोगे, ये फोर्स ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में भी लगना है और वाई में भी अप्लाई हम करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं 2 मीटर कर दूं, तो इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन। अगर मैं वाई डायरेक्शन में 2 चलूंगा तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा 4 न्यूटन। ऐसे ही अगर तुम एक्स को 4 मीटर चलाओगे, यानी तुम ये जानना चाहते हो कि इस फोर्स का वैल्यू जीरो पर कितना है, यानी ओरिजिन पर, तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, यानी कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन जब मैं एक्स पर 2 मीटर चलता हूं, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो 12 न्यूटन हो जाता है, यानी 12। जब मैं वाई में 2 चलता हूं, तो वाई डायरेक्शन में होता है 4 न्यूटन। मतलब ये फोर्स फिक्स नहीं है। ये जैसे जैसे एक्स वाई हम चेंज करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी ये 2 डायमेंशन दिया हो, बहुत टफ नहीं है। सबसे पहले यहाँ फोर्स को डिटेल में लिख दो कि मान लो हमारा फोर्स आई में हो सकता है, मान लो जे कैप में हो सकता है, और मान लो के कैप में हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है, अब देखिए मैंने कहा था जिधर फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में, या लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन का मतलब जिधर बॉडी हमारी डिस्प्लेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। हमें फोर्स जो ढूंढना है वो लाइन ऑफ मोशन में ढूंढना है। तो उसी टाइप से मैं लाइन ऑफ मोशन जिससे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, आई में ले लिया, मैंने वाई में ले लिया, और ऐसे ही जेड में ले लिया, तीनों कर दिए। डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स डी एक्स, यहां से मिलेगा एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, और ये आ गया डी डब्ल्यू। देखिए पूरा एक फॉर्मेट बना। तो आगे से हम सीधा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई, और जेड से जेड। ये फॉर्मूला बनाने में किसने हेल्प की, डॉट प्रोडक्ट वाले बेसिक फंडे ने। अब जरा इसमें अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहीं से देख लो। तो जैसे मान लो तुम्हें ये एक डेटा दिया गया है, वो क्या है कि कोई एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स लगता है इतना। पहले वो पार्टिकल था 2i3j कैप पर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से हमने शुरू करा, फाइनल 4i6j तक पहुंचा दिया। तो अब ये बताओ कि वर्क डन क्या होगा। देखो मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में समझाया था कि जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे, उसके कोऑर्डिनेट लिखो। अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो वेक्टर लिखो। ये कोऑर्डिनेट मुझे साफ बता रहा है कि देखो अगर इनिशियल पोजीशन बतानी है तो एक्स डायरेक्शन में 2 चलो, लिखा है ना, तो मैं 2 चला। वाई में 3 चलो, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए कि जो पार्टिकल है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस इनिशियल पोजीशन है 2 मीटर, वाई डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन है 3 मीटर, और जो फाइनल पोजीशन है वो ये कह रही है कि एक्स में 4 जाना है, वाई में 6 जाना है। ये देखिए कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये एक्स का इनिशियल पोजीशन, ये वाई का इनिशियल, ये एक्स का फाइनल, और ये वाई का फाइनल। सिंपल लिख दिया।
अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे इंटीग्रेट भी करना होगा। अब देखना, जब तुम यहां पर आओगे तो एफ एक्स तुम्हें चाहिए, तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन तुम्हें दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x² आई कैप 2y j कैप। इसमें ध्यान से देखो, x डायरेक्शन में फोर्स कितना है, तो यहां लिख दो 3x², साथ में dx है, लिख दो। आगे चलो, एफ वाई डायरेक्शन में कितना लगता है, पता लगा 2y लगता है, तो 2y लिख दिया। dy था, dy कर दिया। z में कुछ नहीं दिया, हमने उसको छोड़ दिया, ये dw आ गए। अब ध्यान रखना, अभी हमने लिमिट की कोई बात यहाँ नहीं की है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पे 3 पहले ही सी है, तो मैं आगे लिखूंगा नहीं। बेसिक मैथ में पढ़ चुके हो, मैथमेटिकल टूल्स में। यहाँ इंटीग्रेट करोगे y² by 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी y² आया। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब बात आई लिमिट की। तो लिमिट जब लगाओगे तो शुरुआत कहाँ से करी थी, जब तुमने चलना स्टार्ट किया तो 2 3 से चलना स्टार्ट किया, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट थे इनिशियल। फाइनली तुम लोग कहाँ पर पहुंचे, तो पहुंचे 4 6 पर। अब सॉल्व कैसे करोगे, पहले पूरा अपर लिमिट रखो, फाइनल x की जगह क्या रखना है 4, तो आएगा 64। अब आया y, तो y की जगह कितना है 6, तो यहां पर कितना होगा 36, ये हो गई अपर लिमिट। अब चलो माइनस, तो अब x की जगह क्या रखना है 2, माइनस करना है 2 यानी 8, 3 रखना है यहाँ मतलब 9, ये देख लो। अब इसको अगर सॉल्व करो तो यहां से मिलेगा 100, और यहां से कितना मिलेगा 17, तो आंसर आएगा 83 जूल। मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या समझाया, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में हो, फोर्स में ढूंढो कि x का वैल्यू कितना है, रख दो, y का कितना है, हो सकता है z भी होता, रख दो। ध्यान रहे कि लिमिट के बारे में नहीं सोचना है, पहले इंटीग्रेट करना है पूरा। जब इंटीग्रेट हो जाए तो ये ध्यान रखना, जो वर्क डन है वो एक्स वाई दोनों में है, तो जो फाइनल लिमिट है, पूरी लिमिट एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखना, माइनस करना, फिर लोअर की रखना, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब देखो बच्चा, इसमें एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं बेसिक का, और प्रॉब्लम के लेवल पे नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि हम इससे सीख क्या रहे हैं। जैसे मैं जल्दी से बनाऊं, अगर मैं रैंडमली बना देता हूं कि कोई एक पार्टिकल है जो x = 0 पर था, थोड़ी देर में वो 2 मीटर पर पहुंच जाता है, और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो वैल्यू थी 0.5x + 10 न्यूटन। चलो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब तुमने जल्दी से देखा कि यहाँ पर सर जैसे जैसे हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, अगर मैं 0 पर हूं तो फोर्स 10 आएगा, अगर मैं 1 मीटर जाऊंगा तो फोर्स 10.5 आ जाएगा, मतलब फोर्स तो बढ़ेगा, वेरिएबल है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के दो मेथड हमारे पास आते हैं। एक तो ये कि हमने सर अभी आपने बताया F × dx होता है, घर पे तैयारी कैसे करते हो वो देखो। कुछ नहीं सोचना है, अपने फॉर्मूले पे जाना है, फोर्स की वैल्यू सीधी उठा के रख दो, 0.5 का मतलब 1/2, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, साथ में dx होगा। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से चले हो और 2 मीटर तक जाना है, और ये है dw, टोटल वर्क चाहिए, यहाँ लिखा w। 1/2x का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो x² यहाँ पर आएगा, अपॉन में 4 आएगा, प्लस का 10x आएगा। बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन। ये 0 से 2 है, 2 रखेंगे, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 रखेंगे, 20 आएगा, मतलब 21 जूल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से हमने इंटीग्रेट किया। इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर तुम ये देखो कि x पर पावर 1 है, तो एक तरीके से और सोच सकते हो। कैसे, हमें पता है y = mx + c होता है, यहां दिया है f = 1/2x + 10। तो मैंने जैसे ही इसको देखा कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, अच्छा, तो अब ये सोच के हम आगे बढ़े, जरूरत के हिसाब से चलते जाओ। जहां y होता है वहां f है, x भी दिया हुआ है, y एक्सिस पे इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमें 10 दिया है, बहुत बढ़िया, 10 लिख दिया। उसके बाद देखा स्लोप है क्या, हाँ बिल्कुल है, m की जगह 1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और लिखते चले गए, m सर tan थीटा होता है, और ये हमें 1/2 दिया, कर लिया। देखिए इस ग्राफ का कोई लिमिट है क्या, 0 से 2 तक चलो ऐसा बोला है, हमने यहाँ पर लिख दिया 0 और यहाँ लिख दिया 2। अब इसको हम लेकर आए नीचे, यहाँ पे देखो इस जगह पहुंच गए।
अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना, फिर याद आया सर ये ग्राफ तो बना लिया, इससे कोई फायदा है क्या? तुरंत सोचो कि जब हम कोई भी ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें पढ़ी जाती हैं, एक तो स्लोप और दूसरा एरिया अंडर ग्राफ। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल होता, ऐसे प्रॉब्लम के साथ सोचना स्टार्ट करो, ये देखो वेरिएबल है कम ज्यादा कम ज्यादा, तो मैं इसमें क्या सोच सकता हूँ? मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है, और वो पता है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो। वहीं से खुद टीचर बन जाओ और आगे बढ़ो कि अगर मैं इसमें से एक इतना छोटा पोर्शन लूं जहां पर मुझे फोर्स कांस्टेंट मिल जाए, मतलब मैं फोर्स को चेंज होने का टाइम ही ना दूं, छोटी सी जगह लूं, तो यहां पर देखो एक फोर्स तुम्हें मिलेगा एफ नॉट, मान लो एफ नॉट है, सिर्फ इतनी सी जगह में जहां पे फोर्स कांस्टेंट है, लाइन एकदम सीधा है। तो उसी में अगर मैं मान लूं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर मैं इसी स्ट्रिप को लूं तो मेरा वर्क डन होगा फोर्स जो मैंने एफ नॉट लिया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स, तो मैं इसका वर्क डन निकाल सकता हूं। ये एफ डॉट डीएक्स कहां से आए? इसका मैं एरिया निकाल रहा हूं। ग्राफ में दो चीजें मैं देखता हूं, एरिया और स्लोप। तो जब मैंने एरिया देखा तो मुझे इसका मिला, जैसे ही हमने इसको देखा, मान लो डी डब्ल्यू नहीं लिखा, तो अच्छा ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, अरे ये तो वर्क का फॉर्मूला होता है, लिख दो। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल जरा सा लिया है, तो भाई वर्क डन भी जरा सा होगा, तो देखो ऐसा फॉर्मूला दिखने लगा। अब ऐसे स्ट्रिप कितने बनेंगे यहां से, अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, लाखों बनेंगे। इसीलिए तो इंटीग्रेशन बनाया गया है कि टेंशन मत लो, जहां से चले हो और जहां तक जाना है तो कोई दिक्कत मत इसमें करना, एफ नॉट लिखना डीएक्स लिखना, और जहां से तुम्हारा ग्राफ शुरू हो वो इनिशियल लिमिट, और जहां पर खत्म हो रहा हो वो फाइनल लिमिट कर देना, मान लो एक्स है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तुम्हें वर्क डन मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे अभी करा था। तो अब मान लो हम इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जा रहे, ये जो प्रोसेस है बार बार इंटीग्रेट करना, ये कब यूज करेंगे? जब हम इस मेथड पर जाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा ग्राफ मिल गया बाई चांस बाई लक बाई किस्मत से कि जिसमें झिकझैक हो ही नहीं रहा था, सीधा सीधा एरिया निकालने में तुम सक्षम हो, तो तुरंत सोचना कि यार अगर मैं इसका, जब फोर्स पोजीशन ग्राफ का एरिया मैं निकालता हूं तो मुझे वर्क डन मिलता है। यहाँ पे तो मैं ऐसा एरिया हमें मिल गया जिसको मैं निकाल सकता हूँ, तो मुझे वर्क डन मिलेगा क्या, चेक कर लेते हैं। एक एरिया तो मुझे ऊपर दिखाई दिया, तो मैंने लिखा 1/2 इंटू बेस, 2 तक गए हो तो 2 होगा। और वैसे भी पता है, बेस तो मालूम पड़ गया, हाइट कितनी होगी, अरे उसमें क्या सोचना, स्लोप का वैल्यू है 1/2, तो सोचो ये टेन थीटा 1/2 तभी हो सकता है जब ये वैल्यू 1 हो और ये वैल्यू 2 हो, है ना सही इक्वेशन के अकॉर्डिंग? तो 0 से 2 जाना है, बिल्कुल सर सही बात है, सेटिस्फाइड हो रही है। यहां से यहां तक कुछ नहीं दिया, हमने मान लिया 1 होगा, क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन कह रही है, तो गलत नहीं है। तो मैंने लिखा बेस 2, हाइट लिख दी, ये बेस है, हाइट कितनी है 1, ये पहला एरिया, प्लस दूसरा एरिया एक देखो नीचे बना हुआ है ये इसका लेंथ कितना है 10, इसका विड्थ कितना है 0 से 2 यानी 2, 10 to 20 हुए, ये देखो यहाँ 1 बचा, तो फिर आ गया 21 जूल। मतलब ये छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेके ये बताया गया कि अगर एक्स पर पावर नहीं है तो कोशिश करो यहीं पे खत्म कर दो, टाइम बचाएगा। और अगर पावर वगैरह है, कोशिश करो पावर है तो इधर जाना है, पावर नहीं है तो इधर जाना है, प्रोसेस डालो। प्रॉब्लम बड़ा होने का मतलब है जो लोग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए डेटा बदलेंगे, कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कोई नहीं बदल सकता। अब देखो इसमें कभी कभी क्या, जैसे एग्जांपल थर्ड है, यहाँ पर एक मास दे दिया तुम्हें, ठीक है, और ये पूछा गया कि ये t इक्वल 0 से स्टार्ट होता है, t इक्वल 2 सेकेंड जब हो जाएंगे तो बताओ ये फोर्स कितना वर्क करेगा। अब मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम के थ्रू आगे, क्योंकि हमें आज अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं, तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करोगे। जब एक बार स्टार्ट हो जाते हो तो आंसर आ ही जाना है। तो ऐसे सोचोगे, मैंने जो तुम्हें सिखाया हुआ है, सबसे पहले अपने बेसिक्स को याद करो, एफ इंटू डी एक्स लिख दिया। अब तुमने सोचा फोर्स क्या हमें दिया है, यस, वेरिएबल है हाँ, पर फर्क यह है कि टाइम के साथ बदल रहा है। कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है, चलो फोर्स को हमने 2t लिख दिया, dx लिख दिया, आगे बढ़ते जाओ। फिजिक्स की यही एक अच्छाई है कि रटना कुछ नहीं पड़ता है। जब तुम यहाँ आए तो तुम ऐसे सोचोगे कि सर ये t है ये dx है,
अगर ये x और t नहीं होते तो ये बहुत आसान था। अब हम क्या करें? तो अब तुम्हारी जरूरत, जैसे एज ए टीचर मैं तुरंत बता दूंगा क्या करना है, तुम्हें कैसे सोचना है, क्या करना है उस पर ध्यान दो। तुम ये चाहते हो कि यहाँ पे t आ जाए। टी लाने का एक ही रास्ता होता है ऐसी सिचुएशन में कि मैं इसके न्यूमरेटर में dt से ऐसे कर लूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो, तुम्हारा टारगेट ये लाना था, साइड इफेक्ट ये हुआ कि तुम्हें यहां भी करना पड़ा, नहीं तो ये ला नहीं पाओगे। जैसे ही करा तुम्हारे दिमाग में, अरे भाई यहाँ तो ये तो वेलोसिटी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो दिया है लिख देते हैं, 2t आया, v आया, dt आया, dw आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। फिर लगा सर अब एक और मुसीबत, अगर ये v यहाँ ना होता, t होता तो आसान होता। क्या करें? तुरंत याद आएगा, अच्छा काइनेमेटिक्स में कुछ होता है, ये चल रहा है, जीरो था, अच्छा एक्सिलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना दिया है, 2t, आगे बढ़ते जाओ रास्ता खुद मिलेगा। 2t, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, 2t स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे 2t स्क्वायर अपॉन m, ये हमारा एक्सेलरेशन है, बहुत बढ़िया। मैं इसको एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी को टाइम में बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे dv ओवर dt आएगा, बिल्कुल आएगा। 2t स्क्वायर बाई m आएगा, तो dv का वैल्यू कितना होगा, 2t स्क्वायर m और dt। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2/3t³ बाई m, और ये हो गया v। ये लो, देखो, जैसे ही तुम्हारे सामने मुसीबत आई, तुम्हें फिजिक्स ने रास्ता दिखाया, यहां पर आ गए। अब चलो यहाँ पे फिर सोचो, ये 2t है, v कितना आया, 2t³ अपॉन 3m आया। लो, पूरी कहानी बन के आ गई ना। अब देख लो सामने कितना बढ़िया एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब हम करेंगे dw, 2 होगा 4 डिवाइड बाई 3m, और पावर यहाँ पे बनेगी 4। फिर करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 2 सेकंड तक जाएंगे, बहुत बढ़िया। 4/3m, इंटीग्रेट किया, t की पावर 5 आई, यहाँ पर 5 हुआ, ये 0 से 2 हुआ। अब मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा, आंसर तुम लोग निकालना, हमारा काम हो गया। मतलब क्या है, शुरुआत बेसिक्स के साथ, रास्ते में जैसे जैसे फंसोगे उतना ही सोचो जहां पे फंस जाओ। जब इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे तो यहाँ फंस जाओगे, फिर इसके बारे में सोचो तो यहाँ पर आ जाओगे, और रास्ता मिलता चला जाएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगला देखते हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल 4, अब धीमे धीमे मैं चेंज करूंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, एक चेन बना हुआ है ये, और इस चेन का जो लेंथ है वो है l, पूरी चेन का मास है m। देयर इज ए फोर्स F एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द चेन। इस फोर्स से इस चेन को पुल किया जा रहा है ऐसे, और धीमे धीमे टारगेट ये दिया गया है कि जब ये चेन का जो पार्ट यहाँ पे लटका हुआ है, ये भी जब ऊपर आएगा तो वर्क डन कितना होगा। मैं तुम्हें प्रैक्टिस ये कराना चाह रहा था कि फिर से लिखो, dw, f और dx, फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे ढूंढने लगे यार फोर्स कितना होगा, कुछ तो दिया नहीं है। तो सोचो एक चीज, कि जो ये सिचुएशन है वो क्या है। इसमें नई बात यह है कि मास पूरा नहीं है, मास बटा हुआ है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर तुम पेट्रोल पंप पे जाओ और मैं तुमसे बोलूं 5 लीटर पेट्रोल खरीद कर लाओ, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं, तो तुम ये बोलोगे कि सर पहले मुझे ये बताओ 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता है, ये पूछोगे ना। मैंने बोला 1 लीटर आता है 80 का, तुम क्या करोगे, 5 × 80, तो बोलोगे 400 रुपीज दे दो हम ले आएंगे। इस एग्जाम्पल ने क्या सिखाया, कि हर चीज का रेट पता हो तो टोटल कॉस्ट बता दोगे। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है। लीनियर मास डेंसिटी वही है जैसे पेट्रोल का रेट, मतलब पूरा मास लिखो इसका जो दिया हो, और उसको पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो। अब ये आएगा मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस चेन के 1 मीटर लेंथ का मास m/l होगा, तो 2 मीटर का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं पूछूं 3 मीटर का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं पूछूं पूरी एल का क्या होगा, एल से मल्टीप्लाई कर दो। ये लॉजिक होता है लीनियर मास डेंसिटी का। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, मैंने ये माना कि जो ये पार्ट ऊपर है वो एक्स पार्ट है, ठीक, जो ऊपर है, मान लिया दिया तो है नहीं, तो यहां पर जो चैन बचेगी वो कितनी बचेगी, वो बचेगी l-x, क्योंकि टोटल लेंथ थी l, ये कितना बचा, हो गया। अब इस चैन पे
फ्रिक्शन यहाँ लग नहीं रहा था। तो अब ये जो चैन का पोर्शन है इतना, इसका जो एम जी होगा, मान लो मैंने लिखा एम डैश जी। अब ये एम डैश क्यों लिखा? क्योंकि पूरा मास एम है, मुझे ये चाहिए, फंडा मेरे पास है। मैं पहले लिखूंगा लीनियर मास डेंसिटी, यानी एम अपॉन एल ये बताएगा कि इस चैन के 1 मीटर का मास है एम बाई एल। तुम्हें कितनी लेंथ का चाहिए? एल माइनस एक्स का चाहिए। लॉज ऑफ मोशन में भी ऐसा किया होगा, लो एल माइनस एक्स हो गया, जी से मल्टीप्लाई करो, जी हो गया। अब जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बताओ तुम कितना फोर्स लगाओगे? भाई ग्रेविटी फोर्स इतने से अपने तरफ नीचे खींच रहा है, तो अगर तुम्हें इसको ऊपर ले जाना है तो ये फोर्स इतना होना चाहिए जितने से नीचे खींचा है। तो एक काम तो हमारा हो गया, इस फॉर्मूले के लिए फोर्स हमें मिल गया। कितना मिला? एम अपॉन एल, एल माइनस एक्स इंटू जी। अब जरूरत किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं मान लेता हूं कि जब ये फोर्स लगा तो थोड़ा सा कहीं से कहीं भी मान लो कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। पूरा कैसे लाओगे? अरे भाई जीरो से एल इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये dx अपनी जगह रह गया। ये हो गया हमारा वर्क डन। अब देख लो, मैंने यहाँ पे एम जी अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिए। अंदर क्या रह गया? एल माइनस एक्स बचा, ये वाला। और साथ में क्या बचा यहाँ पे? dx। और कहाँ से कहाँ तक जाना है? जीरो से एल तक जाना है। तो चलिए भाई कर लेते हैं। एम जी अपॉन एल जब इंटीग्रेट किया एल डी एक्स, तो यहाँ आएगा एल एक्स। एक्स डी एक्स का करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट है जीरो से एल। चलिए भाई, एम जी बाई एल आया। जब लिमिट रखोगे तो ये बनेगा एल स्क्वायर, यहाँ लिमिट रखोगे तो बनेगा एल स्क्वायर बाई टू। अब ये टू एल स्क्वायर है, यानी ये आएगा एम जी एल बाई टू। ये आ गया वर्क डन। और डोंट वरी, ये जब क्वेश्चन आगे करोगे ना, सेंटर ऑफ मास एक आएगा तो ये बहुत आसान बन जाएगा। अभी तुम्हें एम जी एल बाई टू से समझना है। स्प्रिंग का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था जेई मेंस 2020 शायद जनवरी वाले में। चलिए अब इसमें और देखते हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और रह गया, 10 जूल। ये एक चेन दिया हुआ है। चेंज इसमें इस बार क्या है, ये बोला गया है कि इस चेन का टोटल मास m और लेंथ l है। ठीक, एक टेबल पर रखी है। लेकिन जो ये सरफेस है, अब ये रफ सरफेस है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इस चेन का 3l/4 यानी थर्ड 3l/4 पार्ट ऊपर है और l/4 नीचे है। तो ये बताओ कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा जब ये ऊपर वाला 3l/4 पार्ट पूरा स्लिप करके नीचे आ जाएगा। वो तो चलो एक स्टोरी है, हम इसमें ऐसे सोचेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है चेन का नीचे, ये इसको नीचे पुल करेगा तो ये चेन का पोर्शन आगे बढ़ेगा। जब ये चेन आगे बढ़ेगी तो जो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है वो इसके जाने के अगेंस्ट में काम करेगा। अगर लॉजिक से देखें तो फ्लोर चल नहीं सकता, रिक्वेस्ट करेगा मत जाओ। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इस फ्लोर और चेन के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो थोड़ा अपने हिसाब से इसको सोचो। ये हमारे पास चेन थी ऐसे, मैंने माना कि जो ये पार्ट है यहां से यहां तक ये x है नीचे। तो अब यहां से लेकर यहां तक कितना पार्ट बचा? l माइनस एक्स। ये पोर्शन नीचे स्लिप करने की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन जो काइनेटिक लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। मुझे बताना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फॉर्मूला फिर वही लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नीचे वाला हमने मान लिया dx होगा, वो पुरानी चीज है। जब फ्रिक्शन निकालने की बात आती है हमेशा बेसिक पर फोकस करो। हम हमेशा म्यू एन लिखते हैं और ये dx होगा, साथ में cos थीटा होगा। सोचो जरा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा? नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पर mg के इक्वल। और ये प्रॉब्लम ये है कि हम mg कैसे निकालें? तो फिर तुम्हें याद आएगा लीनियर मास डेंसिटी। तुम्हें इतने पोर्शन का मास चाहिए तो कैसे लिखोगे? टोटल मास, टोटल लेंथ। ये लेंथ कितनी बची है? l माइनस एक्स। अब अगर मैं इसको वेट में चेंज करूं तो वेट कितना होगा? m अपॉन एल, एल माइनस एक्स इंटू जी। ये वेट आया। किस पोर्शन का वेट है? ओनली दिस पार्ट। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? ये देखो, ये मिल गई m अपॉन एल,
एल माइनस एक्स इंटू जी, नॉर्मल सॉल्व हो गया, dx एज इट इज रहेगा। अब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ये जा रही है आगे, एंगल हो गया 180, तो 180 ना लिखते हुए हम यहाँ लिख देंगे माइनस। एक काम हो गया। अब मुझे चाहिए वर्क डन। देखो इसमें जब ध्यान से देखो तो म्यू हो गया, एम हो गया, एल हो गया और ये जी हो गया, ये तो हो गए कांस्टेंट। बचा क्या? एल माइनस एक्स बचा ना, और ये क्या है? dx। अब मुझे इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं। पूछा गया है कि जब ये पार्ट जो ऊपर है जब ये पूरा स्लिप कर जाएगा तो कितना होगा। इसको कैसे सोचोगे देखना। सबसे पहला है कि अपने बेसिक कभी मत छोड़ना, दिक्कत आएगी ही नहीं। मैंने माना चेन का लेंथ यहाँ पर 0 है, जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? l/4। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, ये वाला पार्ट अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो यहाँ पे पूरी चेन हो जाती है, मतलब l लेंथ की ना, तो ये वाला पार्ट कितना बचता है? 3l/4। यही हमारे क्वेश्चन ने कहा था। तो इसका मतलब है कि ये चेन का पार्ट पहले से ही स्लिप हो चुका है। शुरुआत तो यहाँ से होगी, कहाँ से होगी? l/4 से। कहाँ तक जाना है? एल तक जाना है। अब बताओ इसमें बचा क्या? तो अब अगर मैं इसके आगे जाऊं तो ये म्यू एम जी होगा, ये एल होगा। इंटीग्रेट जब करोगे एल डी एक्स का, तो यहां से तुम्हें मिलेगा एल एक्स। इसका करोगे तो आएगा x²/2। लिमिट क्या होगी? l/4 से लेकर l तक। अब इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो बन गया बेसिक मैथमेटिकल टूल, फिजिक्स खत्म। यहाँ पर अपर लिमिट रखो, लोअर रखो, कैलकुलेट करो, वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू दे देंगे, मास दे देंगे, लेंथ दे देंगे और बोलेंगे पूरा सॉल्व करो। तो पूरा सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फिजिक्स का काम कहाँ पे खत्म हो गया? इस जगह पे कॉन्सेप्ट आ गया, मैथ स्टार्ट करो सॉल्व। अब इसकी कैलकुलेशन तुम लोगों के लिए। देखो बच्चा पार्टी, अब तुम्हें कराते हैं एक बढ़िया सा प्रॉब्लम, जेई एडवांस 2019 का। अब इसमें क्या पूछा था, इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि तुम इससे ये जान जाओगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से हटके कभी नहीं आते, सिर्फ दिमाग खोल के करना है। इसमें ये कहा गया कि एक फोर्स है α/i कैप टू α x j कैप, जो एक पार्टिकल पर लगता है और वो पार्टिकल चलाया जाता है ए से लेकर बी तक, बी से सी से डी से ई से एफ और एफ से ए तक। तो बताइए इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, जिसमें फोर्स का वैल्यू है α/i कैप टू α x j कैप न्यूटन, और इस अल्फा का वैल्यू हमें दिया था -1 न्यूटन पर मीटर। एक्स और वाई का वैल्यू लोगे मीटर में। तो ये पूरा प्रोसेस दे दिया गया। अब इसमें कहाँ कहाँ उन्होंने क्या सोचा कि बच्चे गलती क्या करेंगे वो बताता हूँ। तो फॉर्मूला अपना कहता है कि f(x) dx, ये मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये यहां तक बना लिया करो, डॉट प्रोडक्ट से आया था। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2α x है, नहीं, एक्स और वाई यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बताने का काम यूनिट वेक्टर का होता है। तुम्हें चाहिए एक्स कंपोनेंट, तो आई कैप का कॉफिशिएंट लेना होगा, यानी यहाँ लिखोगे α/y, ये बना dx। फिर जाओगे y पर, तो तुम्हें लिखना होगा 2α x, ये दिया है। अब ये आ गया y का, ये लो, और साथ में आएगा dy। ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब देखिए इसको हम एडवांस का है कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए से बी, समझने की कोशिश करो। जब हम ए से बी जाएंगे तो ध्यान से देखो कि ए से बी जाने में जो ये वैल्यू दी गई है, यहां से यहां जब मैं पहुंचा तो y का वैल्यू 1 था, 1 ही रहा, मतलब नहीं बदला। तो मैं एक बार करके बताता हूँ, y का वैल्यू 1 मीटर है, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब dy का जो वैल्यू होगा वो तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि y तो कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ यूज करूं तो देखना क्या होगा, y वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, dy, और y को 1 लिख दूंगा तो मेरे पास बचेगा अल्फा dx ओनली, dw। ये देख लो, क्योंकि ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब मैं लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट लेने में और ध्यान रखना है कि लिमिट जो देखनी है वो x के अलोंग देखनी है। तो a से तुम चले हो, b पर गए हो, इनिशियल पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट कितना है? y का नहीं, y का तो 1 है, x का। तो यहाँ पे ओरिजिन है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, 0 लिख दिया।
बी पर रुके तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। जब इसको सॉल्व किया तो अल्फा आ गया, तो ए भी हमारा डन। तो ये वर्क डन किसका निकाला, ए से बी जाने का। अब देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं जाऊंगा बी से सी। चलो अब देखना बी से सी में मैं फॉर्मूला क्या लिखने वाला हूं वो देखो। जब मैं बी से सी जाऊंगा तो सबसे पहले ये देखो कि एक्स का वैल्यू नहीं बदलेगा, 1 रहेगा। अगर एक्स 1 रहेगा तो dx का वैल्यू dy की तरह 0 होगा। यानी इस एक्सप्रेशन में x को 1 लिखना है और dx को 0 लिखना है जब b से c आओगे। तो जब मैं dx को आराम आराम से सुनना, dx का 0 हो गया, मैं इसको लिखूंगा नहीं। तो मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, अल्फा लिखना है। x का वैल्यू b से c 1 ही रहता है। तो अब ये हो गया dy। अब मुझे लिमिट चाहिए, लिमिट चाहिए y के अलोंग। तो जब मैं b से चला तो y एक्सिस पे वैल्यू क्या थी, 1 थी। जब मैं c पर पहुंचा तो y की वैल्यू क्या थी, 0.5 यानी 1/2 थी। अब y का इंटीग्रेशन करो, यहां से y मिलेगा 2 अल्फा। लिमिट रखोगे 1/2 -1 आएगा, यानी मिलेगा -α/2। नहीं, चेक कर लेते हैं, ऐसे जल्दी करना ठीक नहीं है। 2 अल्फा आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 1/2, कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस अल्फा मिला। तो मुझे ए से बी जाने में अल्फा मिला, बी से सी आने में माइनस अल्फा मिला। अब मैं चलूंगा सी से डी। देखो, अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा दिमाग खोल देगा तुम्हारा। सी से डी बच्चा लोग सोचो, जब तुम सी से डी आओगे तो सामने देखो बाई का वैल्यू नहीं बदल रहा है, 0.5 यहाँ भी है, 0.5 यहाँ भी है। सी पर थे 0.5 था, डी पर हो 0.5 है, मतलब वाई का वैल्यू हो गया फिक्स, कितना 0.5। तो डी वाई कितना हुआ, जब बदला ही नहीं तो 0। अब इसमें डी वाई तो 0 करना है और वाई को 0.5 लिखना है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एल्फा इंटू वाई का वैल्यू 0.5 यानी 1/2 और dx। ये टर्म 0 हो चुका है। लिमिट क्या रहेगी, एक्स के अलोंग देखो, कहाँ जा रहे हो, सी से डी। कहाँ से चले थे, 1 से। जब पहुंचे तो कहाँ हो गए, 0.5। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये लो, आ गया। अब जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो α/2 को बाहर कर दो, dx का इंटीग्रेशन करोगे, लिखोगे 1/2 -1। यहाँ से मिलेगा माइनस का 1/2, ये पहले से ही है, तो ये आ गया α/4। लो सी डी भी सॉल्व। अब हम चलेंगे डी से ई। मजा आ गया भाई। कहाँ से चलना है, डी से ई। चलिए, जब डी से ई गए तो डी पर एक्स का वैल्यू 0.5, जब ई पर पहुंचोगे तब भी 0.5, यानी अब एक्स फिक्स हो गया। तो एक्स की जगह लिखना है 0.5, यहां से यहां, और डीएक्स को करना है 0। मतलब ये टर्म हो गया 0। बहुत बढ़िया, 2 अल्फा लिख दिया, और जो एक्स लिखना था उसको क्या लिख दिया, कितना लिखूं मैं एक्स को, कहाँ चला हूं, डी से ई। अच्छा, डी से ई। तो लिमिट लेनी है मुझे। अरे भाई, ध्यान रखना, जैसे देखो मैं हौच पौच कर रहा हूँ ऐसे तुम लोग नहीं करना, फिर से सोचते हैं। डी से ई हमें जाना है, एक्स का वैल्यू है 0.5, यहाँ पे रखूंगा। डी वाई का वैल्यू बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, 0.5 से 0 बदलेगा। तो मैं लिखूंगा 2 अल्फा, और एक्स की वैल्यू हमारे पास जो मुझे रखनी है डी से ई आने में फिक्स रही, वो थी 1/2। और 0 कौन होगा, जब डी से ई आएंगे तो एक्स 0 होगा, यानी ये डी वाई लिखना है, ये लो। अब देख लो लिमिट क्या होगी, जब हम डी से ई गए तो y पर 0.5 से हम शुरू किए थे चलना, और पहुंच गए 0 पर। तो जब इसको सॉल्व करोगे y आएगा v माइनस, ओके, तो ये आएगा माइनस का α/2। तो डी ई सॉल्व हो गया। अब मैं चला ई से लेकर एफ तक। अब देखना, जब तुम ई से एफ जाओगे तो सबसे पहले y का वैल्यू देखो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 रख दो, मतलब ये टर्म खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो, जब चल रहे हो एक्स एक्सिस पे तो यहाँ y का वैल्यू कितना है, वो भी 0। तो x का वैल्यू तो यहाँ देखिए, y का वैल्यू तो पहले से ही 0 था, और जब लिमिट लिया तो 0.5 से 0, तो मतलब यहाँ तो हो गया 0। ये अच्छी खुशी है। ध्यान से सोचना, जब तुम e से f जाओगे तो वर्क डन मिलेगा 0। अब तुम चलो f से लेकर a तक। तो जब f से a जाओगे तो सबसे पहले ये देखो, यहां से लेकर यहां तक y का वैल्यू तो होगा 1, हो गया। लेकिन अब मैं पूछूं, y का 1 मैंने रख दिया, चलो ठीक है। यहां से यहां तक जाने में मेरा dx का वैल्यू कितना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं चला तो x पे।
तो मुझे dx 0 रखना है, लेकिन y का वैल्यू 1 लेना है, तो मैं y तो 1 यहाँ लिख दूंगा, लेकिन जैसे ही 0 से a जाऊंगा dx 0, तो ये टर्म मेरा पूरा 0 हो गया। हो गया। अब मैं आया इस टर्म पर, मैंने x के बारे में सोचा। जब मैं f से a गया तो क्या x डायरेक्शन में थोड़ा बहुत भी चला? बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि f से a जाना है तो केवल y पर ही तो जाओगे, ऐसे x पे तो चले ही नहीं, तो ये भी 0, मतलब ये दोनों 0 फिर से हो गए। तो अब जो फाइनल है f से a, f से a भी 0 हो गया। देखा? तो इस एडवांस के प्रॉब्लम में हमने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स। अब हम इसको पूरा अगर आंसर निकालें तो क्या आना चाहिए, देख लो। पहले जो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है सबको ऐड करो। तो पहले मिला तुम्हें अल्फा, फिर क्या मिला? माइनस अल्फा, फिर क्या मिला? माइनस अल्फा बाई 4, फिर क्या मिला? माइनस अल्फा बाई 2, फिर ये दोनों 0 0, ये देखो कैंसिल हो गए। यहां से सॉल्व कर लो, माइनस कॉमन ले लो, 4 को एलसीएम ले लो। जब 4 को एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? यहाँ से अल्फा आएगा, और यहाँ से प्लस का 2 अल्फा आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है। 3, तो बच्चा लोग ये आया -3 अल्फा/4। अल्फा का वैल्यू दिया था -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 3/4 जूल आ गया। देखा? तो ये था लेटेस्ट एडवांस का। इसमें तुम, मेरे कराने का पर्पज सिर्फ ये था, जिस बच्चे को सारे बेसिक्स आते हैं, यानी फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो अच्छे से जानता है, वो एडवांस को बीट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, तुम लोगों का डर भगाने के लिए मैंने दो क्वेश्चंस और लिए। ये है जेई मेंस 2014 का, है ना, और ये वाला है जेई मेंस 2020 का। ये है अपने क्वेश्चंस। अब देखना, फालतू में डरते रहते हो। इसमें पता है क्या बोला गया 14 में? एक रबर बैंड है, इतना फोर्स लगाया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स डिस्टेंस खींच दिया। पहले इसकी लेंथ 0 थी, मतलब एल तक खींच दिया इसको। रिलैक्स में था, एल खींचा, वर्क डन बताओ। अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, क्या हमें इसमें टाइम लगेगा? फोर्स की वैल्यू कितनी? ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, डी एक्स लिखोगे, लिमिट 0 से एल करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ईमानदारी से बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और इसको करोगे तो बी एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। लिमिट 0 से एल है, बताओ ए एल स्क्वायर बाई 2 बी एल क्यूब बाई 3, आंसर आ गया। अब ये सारी स्पीड तुम्हारी बन चुकी है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लो ये था 2020 वाला, अब इसमें देख लो, फोर्स की वैल्यू दी थी -xi/yj, पार्टिकल को ए से बी लाया जाता है, वर्क डन बताओ। कोऑर्डिनेट दिए थे, 1 0 से चला, 0 1 से चला। ये लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा माइंड कितना क्विक और कितनी जल्दी काम करता है। अब मैं डायग्राम पे क्यों जाऊं, मैं तो सीधा इधर जाऊंगा, डी डब्ल्यू एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। एफ एक्स का वैल्यू कितना? -x, लो -x डी एक्स लिख दिया। एफ वाई का वैल्यू कितना? y है, y लिख दिया। बना इक्वेशन। अब मुझे लिमिट चाहिए। x के बारे में सोचो, जब ये a से b पहुंचा तो x का वैल्यू कितना था? 1। जब ये b पर पहुंचा तो हो गया 0, ये इसकी लिमिट हो गई। अब चलो यहां पर आ जाओ, अब y के अलोंग सोचो, जब ये चला तो y कितना था? 0। जब ये y पर पहुंच गया तो कितना हुआ? 1। बताओ बच्चा लोग, इसमें क्या है? सिर्फ उसने यही तो जानना चाहा, तुम लिमिट ले पाओगे कि नहीं। एडवांस में भी वही कहानी थी कि x के अलोंग लिमिट देख पाओगे कि नहीं, y के अलोंग लिमिट। ये मेंस में इतना छोटा पूछा, एडवांस में क्या किया, इसमें एक रास्ता है, उसमें 3 और ऐड कर दिए। तो मतलब क्वेश्चंस के बेसिक से हटके कहीं नहीं जाना। अब इसमें क्या बचा है? इंटीग्रेट तुम कर ही लोगे, लिमिट तुम डाल ही दोगे, जब सॉल्व करोगे तो 1 जूल आ जाएगा। लो, हो गया जेई जेई मेंस के दोनों, कुछ नहीं है।